हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल नास की कहानियों में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश अब तेज़ बूंदों में बदलने लगी थी। सड़कें लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ बिजली की चमक कभी कभी अंधेरे को चीरकर कुछ सेकंड के लिए आसपास का दृश्य दिखा देती थी। तनीषा पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे। दुपट्टा हवा और बारिश में उलझ रहा था, लेकिन उसे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। वो बस भाग रही थी, बस इस डर से कि फिर से उसे कोई नर्क की ज़िंदगी न जीनी पड़े। वो ऐसी जगह जा सके जहाँ उसकी आज़ादी के पंख फिर से खिल सके। उसके हाथ में छोटा सा बैग था जिसे उसने अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बारिश के पानी में घुल चुके थे और तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तनीषा के भागते कदम अचानक रुक गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरे के सिवा कोई नहीं था। उसने आसपास घबरा कर देखा। चारों ओर अंधेरा, बारिश और सड़क के किनारे हिलते हुए पेड़ों की परछाइयाँ थी। उसने घबराती हुई कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है?" उसकी कांपती हुई आवाज़ बारिश के शोर में खो गई। बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल फिर वही आहट, इस बार जैसे कोई उसके और करीब आ गया था। ईशा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बुरी तरह घबरा गई और अगले ही पल वो पूरी ताकत से भागने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे अंधेरा उसे निगल लेना चाहता हो। अचानक उसके सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसने उसके सामने तेजी से ब्रेक लगाए। अचानक अपने सामने खड़ी गाड़ी देखकर वो चीख पड़ी। वो घबराकर पीछे हटने लगी थी। बारिश की बूंदें उसे कांपते हुए चेहरे पर गिर रही थी। कार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अगले ही पल तनीषा की आंखें डर से फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, उसके मुंह से मुश्किल से आवाज़ निकली, सौरभ। सामने खड़ा आदमी शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। शराब की बदबू दूर तक महसूस हो रही थी। हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान जिसे देखकर आज भी तनीषा की रूह कांप उठती है। सौरभ, उसकी चाची का भाई, वही आदमी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वही आदमी जिससे बचने के लिए वो अपने ही मंडप से भाग गई थी। सौरभ की आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक तनीषा पर डाली और एक भौवें उठाकर बोला, वाह, इतने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था और आज मेरी दुल्हन खुद चलकर मेरे सामने आ गई। उसका शरीर बारिश की वजह से पूरा भीगा था। वो उसकी हैवान नज़रों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तनीषा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई और डरती हुई आवाज़ में बोली, दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज़ रोने लगी थी, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी बात सुनकर सौरभ सिर्फ हंसा। वो हंसी सुनकर तनीषा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने उसे शैतानी नज़रों से देखते हुए बोला, अरे पगली, आखिर कुछ दिन बाद तू मेरी बीवी बनने वाली थी। इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है? उसकी मुस्कान में हैवानियत साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर तनीषा डर से चीख उठी, नहीं, मैं तुम्हारी दुल्हन कभी नहीं बन सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। उसकी कड़वी बातें सुनकर सौरभ की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसने गरजती आवाज़ में बोला, बहुत नाटक कर लिया तूने। तेरे कारण पूरे घर में तमाशा बना हुआ है। तेरी चाची पागल हो रही है और मैं। उसने घिनौनी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तो अपनी दुल्हन को बहुत मिस कर रहा था। तनीषा के चेहरे से खून उतर आया। वो घबराकर पलटी और पूरी तरह से भागने लगी। बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन सुनसान सड़क पर उसकी आवाज़ बारिश और गरजते बादलों के बीच दब कर रह गई। सौरभ के 2 आदमी तुरंत कार से बाहर निकले। वो तनीषा को पकड़ने के लिए आगे भागे। तनीषा भी खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी।
उसके पैर फिसल रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ अपने माँ बाप को मन ही मन में दोहरा रही थी, भगवान मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, तनीषा दर्द से चीख उठी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने सौरभ के आदमी को धक्का दिया, उसके हाथों को नोचा, लेकिन वो दो आदमियों के सामने कमज़ोर पड़ गई। वो बस बार बार यही चिल्लाती रह गई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं जो उसकी मदद कर सके। सौरभ धीरे धीरे उसके पास आया। उसने तनीषा की ठुड्डी पकड़कर कसकर ऊपर उठाई। उसने तीखी आवाज़ में बोला, भाग कर कहाँ जाएगी? तेरी किस्मत में सौरभ भी लिखा है। उसकी आवाज़ में खतरनाक ठंडक थी। तनीषा को उसके छू लेने से नींद आ गई। उसने झटके से अपनी ठुड्डी को इसके हाथ से अलग किया। वो नफरत और डर से काँप रही थी। उसने चीखती आवाज़ में कहा, मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे घिन आती है। बस इतना सुनना था कि सौरभ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया, उसके मुंह पे पट्टी बांध दी और हाथों में रस्सी बांधकर उसे अपने साथ ले गए। सुबह का समय था, लेकिन आज उस विशाल बंगले में कुछ अजीब था, बहुत अजीब। हर दिन की तरह ना तो किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी, ना ही किसी नौकर की शिकायत, ना कोई रामू काका मेरी कॉफ़ी कहाँ है, ना ही कोई मासूम आवाज़ जो पूरे घर में गूंजती रहती थी, खड़ूस महाराज सुप्रभात। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, और जाने क्यों आज वही खामोशी अमन को बेचैन कर रही थी। उसकी नींद अचानक खुल गई। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। वो सोकर उठा और फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने चला गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर खुद ब खुद रुक गए। उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई। आज वहाँ कोई नहीं था। अमन के माथे पर हल्की लकीरें उभर आईं। तभी सामने से हाउसकीपर सीमा आती दिखाई दी। गुड मॉर्निंग सर। अमन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और धीरे से उससे पूछा, वो आफत कहाँ है? सीमा समझ गई कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तनीषा मैम। और कौन? तनीषा मैम अभी नीचे नहीं आई हैं, शायद अभी तक सो रही हैं। उसकी बात सुनकर अमन कुछ देर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। ये तक कि जब वो देर तक सोता था तो वो उसे भी ताने मारती थी। उसने अपना सर बस है हिलाया और सीमा किचन की तरफ चली गई। अमन वही खड़ा बार बार इसका कमरा देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, अजीब लड़की है, इतनी देर तक कैसे सो सकती है? और अगले ही पल उसके मन में ना जाने कैसी अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके कमरे की तरफ चल दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से बस खामोशी ही आ रही थी। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। उसको ये बात अजीब लगी। जैसे ही वो अंदर गया, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। कमरा खाली पड़ा हुआ था, बिस्तर खाली था और मेज़ पर एक छोटा सा कागज़ रखा हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपते हाथों से वो नोट उठा लिया। उसमें तनीषा की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, प्रिय खड़ूस महाराज, जब आप ये पढ़ रहे होंगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आप मेरे बारे में पता लगवा रहे थे, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी कभी नहीं रही कि कोई इंसान बिना मतलब मेरे लिए अच्छा हो। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप भी बाकी लोगों जैसे ही हो। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन अगर मैं गलत हुई तो सॉरी, और अगर सही हुई हो तो मैं एक और धोखे से बच जाऊँगी। वैसे टॉमी को समय पर खाना खिला देना और ख़ुद भी खा लेना। गुस्सा कम किया करिए, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। अलविदा, आपकी आफत, तनीषा। नोट पढ़ते पढ़ते अमन की आंखें ठहर गईं। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पागल लड़की। उसके होठों से धीमी आवाज़ निकली, तुमने सचमुच यही सोचा? उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी। अब उसे समझ आ रहा था, वो उससे नहीं भागी थी, वो अपने डर से भागी थी, उस धोखे से जो उसे बार बार मिला था। लेकिन जाने क्यों उसके सीने में एक अजीब दर्द उठ रहा था। पहली बार किसी के चले जाने का ख्याल उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था। और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया।
नहीं, मैं इस बार तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। हर कोई इंसान धोखेबाज नहीं होता तनीषा, ये तुमको समझना पड़ेगा। तुम कहीं भी हो, मैं तुमको ढूंढ कर रहूँगा। तुम्हें उस नर्क में फिर से नहीं जाने दूंगा। उसने पेपर को कसकर अपनी मुट्ठियों में दबा लिया। उसके चेहरे की गुस्से और चिंता साफ झलक रही थी। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से नीचे उतरा और कुछ घंटों बाद एक शानदार हवेली के बाहर काली कार आकर रुकी। तनीषा के चाचा और चाची अंदर बैठे हुए थे। अगले ही पल दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि पूरा कमरा कांप उठा और दरवाजे के सामने अमन खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने एक सख्त आवाज़ में पूछा, तनीषा कहाँ है? लेकिन उसमें इतना खौफ था कि चाची के हाथ कांपने लगे। उसकी जलती आंख देखकर उनके अंदर कुछ हद तक खौफ आ चुका था। चाचा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें नहीं पता, वो हमारे पास नहीं है। उनकी झूठ बात सुनकर उनकी आंखें और ठंडी हो गईं। वो सोफे पर आकर अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर सोफे पर टिक गया। उसके आदमी गन लिए पूरे कमरे में फैल चुके थे। उसने अपना सिगार जलाया और उसके धुआं को उड़ाते हुए एक ठंडी आवाज़ में बोला, तनीषा कहाँ है? इस बार इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि जो सुन जाता वही काँप रहा था। सुनीता जी का भी यही हाल था। उन्होंने डरती हुई, हलकलाती हुई आवाज़ में कहा, हमें सच में नहीं पता। लेकिन अगले ही पल अमन के सामने रखा भारी सेंटर टेबल एक लाश से उलट गया। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। सुलेखा जी ने अपने कानों को हाथ में बांध दिए, पीछे हट गई और डर से चीख पड़ी। विक्रम कपूर के चेहरे से खून उतर आया। उन्होंने सिमटी हुई आवाज़ में कहा, आखिर तुम हो कौन और तनीषा को कैसे जानते हो? वो मेरी भतीजी है। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? उसकी कड़वी बात सुनकर उसे थोड़ी हंसी भी आ गई। मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। उसकी आवाज़ में ऐसी खामोशी क्रूरता थी कि दोनों की रूह कांप गई। अगर तनीषा को कुछ भी हुआ, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, तो मैं तुम दोनों की दुनिया ऐसी बर्बाद करूँगा कि मौत भी तुम्हें राहत लगेगी। सुनीता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें नहीं पता, वो रोने लगी। हमें सच में नहीं पता। लेकिन अमन की आंखें उन दोनों के चेहरों को पढ़ रही थी कि वो सब जानते हैं। अमन ने गन सीधे इस बार विक्रम कपूर के ऊपर तान दी थी। उसे देख सुलेखा जो डर से कांप उठी, विक्रम भी पूरी तरह से थरथरा रहे थे। रुको, सुलेखा जी की कांपती आवाज़ निकली। मुझे पता है वो कहाँ है। अपने पति पर गन तनी देखकर अब सुलेखा जी से और नहीं रहा गया। अंदर का डर उसके लालच से बड़ा हो चुका था। उनके आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में बोला, वो मेरे भाई सौरभ के पास है। उसके बोलते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अमन की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रेखा जी रो रो कर सारी बात बयान करने लगी। कल रात राजेश का फ़ोन आया था। उसने कहा था कि उसे तनीषा मिल गई है। वो उसे शहर के बाहर वाले फार्म हाउस में लेकर गया है। और अब उनकी आवाज़ कांपने लगी थी। अमन ने घूर कर उसे देखा तो उन्होंने आगे की बात जारी करते हुए बोला, वो कह रहा था कि इस बार शादी करके ही दम लेगा। उनकी ये बात सुनते ही अमन ने गुस्से से कसी हुई मुट्ठी को दीवार पर दे मारा, इतनी ज़ोर से कि दीवार तक में दरार पड़ गई, जैसे अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, कुछ और था जो बेहद खतरनाक था। वहीं खड़े विक्रम कपूर उसको देखकर अंदर तक कांप उठे। अगर उसकी आवाज़ बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई थी। उसने तनीषा को डराया भी होगा तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो अपनी मौत भी भीख मांगेगा। उधर शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। कमरे के अंदर तनीषा सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। भीगे हुए बाल चेहरे से चिपके हुए थे। डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और सामने सौरभ सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों में हैवानियत थी जिसे देखकर मेघा की रूह कांप जाती थी। इतना रोती क्यों हो? वो हंस पड़ा। कल तक तो वैसे भी मेरी बीबी बनने वाली हो। उसकी बात सुनकर तनीषा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो उससे बार बार एक ही विनती कर रही थी, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम करो।
लेकिन सौरभ की हंसी और तेज़ हो गई। रहम और तुझ पर। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों के गुस्से से देखते हुए बोला, इतने दिनों तक तुझे ढूंढा हूँ मैंने, अब इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा। तनीषा को उसकी बात से डर लगने लगा था। उसने उसको दोनों हाथों से पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे नफरत है, सिर्फ नफरत। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। उसकी बातें सुनकर सौरभ को और गुस्सा आया। उसने तनीषा के कसकर बाल पकड़ लिए और पीछे की तरफ बाल खींचते हुए उसका चेहरा उठाया। नफरत? वो एक भयानक हंसी हंसा। बहुत घमंड है ना अपनी दौलत का? तेरी सारी दौलत मेरे नाम होगी और तू? उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ गई। तू मेरी होगी। तनीषा दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू बह गए निकले। वो दर्द से आज अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी कि कोई होता इस जहां में जो उसे इस नर्क से निकाल सकता। उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, इस तरह से कि उसके होठ से लफ्ज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। लेकिन उसी टाइम न जाने उसके सामने कौन सा चेहरा आ गया। ये वही गुस्सैल खड़ूस, हमेशा डांटने वाला, लेकिन हर बार उसे सुरक्षित महसूस कराने वाला अमन मल्होत्रा। उसे याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहाते बहाते उसके होठ कांप उठे। अमन उसकी सिसकी निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बार आ जाओ प्लीज़। उसे खुद नहीं पता था कि उसने भगवान से पहले उसका नाम क्यों लिया, लेकिन शायद उसकी टूटे हुए दिल ने उसी इंसान को पुकारा था जिस पर भरोसा करना उसने सीखा ही नहीं था। और उसी समय बारिश को चीरती हुई एक काली कार बिजली की रफ्तार से उस फार्म हाउस की तरफ। स्टीयरिंग पर अमन मल्होत्रा था। उसकी आंखों में ऐसी खामोश आग थी कि उसके साथ बैठे कबीर तक के शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, क्योंकि वो जानता था आज अमन सिर्फ तनीषा को बचाने नहीं जा रहा था, आज कोई बहुत बड़ी गलती कर चुका था और जिसकी कीमत सौरभ को चुकानी थी। और उसी अंधेरी रात को चीरती हुई एक काली कार फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और अगले ही पल अमन बाहर उतरा। उसकी आंखों में ऐसी खामोश आग जल रही थी कि कबीर और उसके आदमी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। वो बिना कुछ कहे सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। एक लात से फार्म हाउस का मुख्य दरवाज़ा खुल गया। अंदर बैठा सौरभ तेज़ आवाज़ से चौंक गया था और कमरे में सहमी तनीषा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपने सामने खड़ा देखा और टूटी हुई आवाज़ उसके होठों से निकली और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें वापस लौट आई हों। सौरभ गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आखिर तू आ ही गया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। मैं सोच ही रहा था कि मेरी दुल्हन को लेने उसका हीरो कब आएगा, लेकिन अमन की नज़र सिर्फ तनीषा पर थी। उसकी बंधी हुई कलाइयाँ, डरी हुई आंखें, आंसुओं से भीगा चेहरा और उसके गाल पर पड़ा लाल निशान। उस एक निशान को देखते ही अमन की आंखों का रंग बदल गया। पहली बार तनीषा ने उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा देखा था। वो धीरे धीरे सौरभ की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन आंखों में जलती आग साफ दिख रही थी। तुमने इसे हाथ लगाया? सौरभ कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, हाथ? ये मेरी होने वाली बीवी है, मैं जो चाहूँ। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अमन का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। उसके एक जोरदार मुक्के से सौरभ कई कदम दूर जाकर गिर पड़ा। पूरा कमरा सन्न रह गया। हरामखोर! सौरभ ने गुस्से से उसकी तरफ देख चिल्लाया और उस पर टूट पड़ा, लेकिन अमन जैसे अपने होश में ही नहीं था। वर्षों से दबा गुस्सा, तनीषा के आंसू, उसका डर, सब कुछ उसके भीतर ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुर्सियां टूटने लगी, टेबल उलट गए। सौरभ के आदमी भी बीच में कूद पड़े, लेकिन कबीर और बाकी लोग उनसे भिड़ गए। इधर तनीषा कांपती हुई एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमन! वो रो पड़ी। बस कीजिए। लेकिन अमन जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। सौरभ ने पीछे से लोहे की रॉड उठाई और वार करने के लिए हाथ उठाया। उसे देख तनीषा डर से चीख पड़ी, अमन! लेकिन अगले ही पल अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खतरनाक रूप से शांत थीं और अगले ही सेकंड सौरभ जमीन पर गिर चुका था। उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंज उठी। सायरन की आवाज़ें पूरे फार्म हाउस में फैल गईं।
कुछ ही सेकंड में पुलिस अंदर घुस चुकी थी। उन्होंने पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। सौरभ और उसके साथियों को हथकड़ियाँ लगा दी गई। सौरभ पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे जीजी और जीजा तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजी, विक्रम और सुलेखा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? तनीषा भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे चाचा चाची के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं। तुम्हारी संपत्ति पर अवैध कब्जे, धोखाधड़ी, जबरन शादी कराने की साजिश और कई पुराने मामलों की जांच फिर से खोली गई है। तनीषा सुन हुई खड़ी रह गई। उसके होश उड़ गए जब इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं, उनकी जान ली गई थी। वो तुम्हारे चाचा चाची ही थे जिन्होंने उनकी जान ली। तनीषा जो बुत बनी खड़ी थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लोग जिनसे उसने सालों तक अपना परिवार समझा, आज अपराधी बनकर खड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द से ज़्यादा वो अपने टूटे हुए बचपन के लिए रो रही थी। सौरभ को ले जाया जा चुका था। बारिश अब भी हो रही थी। तनीषा चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ अब भी काँप रहे थे। तनीषा ने जब नज़र उठाई, उसके सामने अमन था। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, होंठ से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चिंता थी। तनीषा, उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा नरम थी। और तुम ठीक हो? बस इतना सुनना था। तनीषा के सारे बांध टूट गए। वो इसके सीने पर सिर रखकर फुट फुट कर रो पड़ी। धीरे धीरे उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप भी मुझे छोड़ देंगे। अमन कुछ पल वे लिए स्थिर रह गया। फिर उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया, जिसकी उस समय तनीषा को बेहद ज़रूरत थी, और पहली बार उसने उसे अपने करीब आने दिया। पागल लड़की, उसकी आवाज़ भर्रा गई। अगर छोड़ना होता तो तुम्हें ढूंढने पूरी दुनिया से लड़ने नहीं आता। उसकी बात सुनकर तनीषा और ज़ोर से रो पड़ी, और उस मूसलाधार बारिश में बरसों बाद एक टूटी हुई लड़की को पहली बार ऐसा कंधा मिला था जहां उसे डर नहीं लग रहा था। और शायद एक खड़ूस आदमी को भी पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी दुनिया में अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि किसी की मुस्कान भी मायने रखती है। बारिश से भीगी उस रात के बाद जब अमन तनीषा को अपने घर वापस लेकर आया, तो पूरे बंगले में जैसे फिर से जान लौट आई थी। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। पहले जहाँ तनीषा हर समय हंसती रहती थी, अब कभी कभी अचानक खामोश हो जाती। रात को डर से घबरा जाती थी। बुरे सपने इसको बेचैन करते रहते, और हर बार जब वो खुद को अकेला महसूस करती, अमन को अपने आसपास ही पाती थी। वो तनीषा को समझाता तो कभी उससे डरने का तो वो बस चुप रह जाती। लेकिन अमन उसकी परेशानी समझ रहा था। वो जानता था कि तनीषा का डर बहुत गहरा है, इतनी आसानी से नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर जाएगा। एक रात तो वो इतनी डर गई कि सीधे भागकर अमन के कमरे में पहुंच गई। वो लैपटॉप पर अपना ज़रूरी काम कर रहा था। तनीषा अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डर से उसके माथे पर पसीना था, उसकी आंखें सहमी हुई थी। अमन ने जब उसको ऐसी हालत में देखा तो लैपटॉप बंद करते हुए फ़ौरन पूछा, तनीषा क्या हुआ? तुम इतना क्यों डरी हुई हो? कोई बुरा सपना आया क्या? तनीषा की आंखें डरी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अमन मुझे अकेले नहीं सोना, अकेले डर लग रहा है मुझे। अमन ने घड़ी देखा, रात के 2 बजे थे। उसने तनीषा को देखा जो इतनी रात में उसके कमरे में थी। उसने समझाते हुए बोला, तनीषा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बुरा ख्वाब था। अभी रात के 2 बजे हैं, तुम अपने कमरे में आराम करो। तनीषा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गई। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, रात के 2 बजे हैं तो क्या भूत टाइम देख कर आते हैं? मैं तो यहीं रहूँगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं सोऊंगी। ऐसा कहकर वो सोफे पर आराम से टेक लगाकर बैठ गई। अमन उसे हैरत से देख रहा था। उसने आंख दिखाते हुए तनीषा से कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकती। ठीक है, आप सोफे पर सो जाइए, मैं बेड पर सो जाती हूँ। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। अमन उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। आखिरकार अमन ने सख्त आवाज़ में कहा, ये मेरा कमरा है। हाँ तो मैं आपकी मेहमान हूँ, और मेहमान भगवान समान होते हैं। आपको शर्म नहीं आती मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हुए?
उसकी बात सुनकर अमन उसे घूरकर देखने लगा। वो भी मासूम सा चेहरा बनाकर हंसने लगी थी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको पता है ना, इस चेहरे के सामने आपकी नहीं चलती, फिर भी आप बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसकी बात सुनकर अमन ने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में बोला, तुम सचमुच आफत हो। और तनीषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। धीरे धीरे उसके चेहरे का डर कम होने लगा, हंसी वापस आने लगी। फिर वही शरारतें शुरू हो गई। एक दिन तो उसने पूरे घर के सामने अमन के फ़ोन का वॉलपेपर बदलकर उसकी बचपन की फ़ोटो लगा दी। अमन को इस बात की खबर नहीं थी। उसका फ़ोन कबीर के पास था। जब कबीर की नज़र अमन के फ़ोन पर पड़ी तो वो हंसी रोकते रोकते लाल हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, सर, ये फ़ोटो। अमन अपनी बचपन की फ़ोटो देख समझ गया कि ये किसकी शरारत है। उसने एक तेज़ आवाज़ में उसका नाम पुकारा, तनीषा। पूरा घर अमन की आवाज़ से गूंज उठा और दूसरी तरफ तनीषा सोफ़े के पीछे छुपकर हंस रही थी। खड़ूस महाराज, अब तो आप और भी क्यूट लग रहे हो। लेकिन इस बार जब भी वो हंसती थी, अमन उसे चुपचाप देखता था। ये कबीर ये सब बात कई दिन से नोटिस कर रहा था और वो एक दिन आखिर मुस्कुरा उठा। उसने हिम्मत जुटा के अमन से पूछ लिया, सर, एक बात पूछूं? अमन अपनी फाइलों में कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पढ़ रहा था। उसने बिना नज़रें उठाए ही पूछा, क्या? कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप तनीषा मैम से प्यार करते हैं? अमन ने फाइल से सिर उठाया और एक पल बिना वक्त गवाए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कबीर को हल्की सी हंसी भी आ गई। अच्छा, फिर तनीषा मैम के लिए रात रात भर जागना, उनके लिए डॉक्टर बुलाना, उनकी पसंद की आइसक्रीम मंगवाना और उनकी हर बेवकूफ़ी पर मुस्कुराना क्या है? अमन के पास उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो बिल्कुल चुप हो गया और पहली बार उसे एहसास हुआ वो सचमुच बदल चुका था। उधर तनीषा भी समझ चुकी थी कि उसके दिल में कौन बस चुका है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए। एक शाम बगीचे में हल्की बारिश हो रही थी। तनीषा बारिश का मज़ा लेते हुए झूले पर बैठी झूला झूल रही थी और अमन भी उसके सामने खड़ा था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अमन ने बोला, तनीषा। उसने जवाब दिया, तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे? उसका सवाल सुनकर तनीषा हंस पड़ी और फटाक से हंसते हुए बोला, कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को। मैंने तो आपकी कार के सामने ऑस्कर जीतने लायक एक्टिंग की थी। अमन भी ये सुनकर मुस्कुरा दिया था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, और मैं सोच रहा था कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बनेगी। तो तनीषा ने कमर पे हाथ रखते हुए पूछा। मैं गलत था। तनीषा की मुस्कुराहट धीमे धीमे थम गई। अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वो सख्ती नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत परेशानी हो। उसकी बातें सुनकर तनीषा की सांसें रुक गई थी। अमन ने अपनी बात जारी करते हुए बोला, मैं प्यार जैसी चीज़ों पर कभी विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम 2 दिन कमरे से बाहर निकली तब मुझे समझ आया कि तुम्हारी हंसी के बिना ये घर कितना खाली है। और जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, उसकी आवाज़ भर्रा गई। उस दिन पहली बार मैं सचमुच डर गया था। ये सुनकर तनीषा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे लगा था सब लोग मुझे छोड़ देते हैं। अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। और तनीषा रोते रोते मुस्कुरा दी। उसने तंज कसते हुए बोला, तो खड़ूस महाराज, क्या ये प्रपोज़ल था? अमन हल्का सा मुस्कुरा कर अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, उसने फ़ौरन बोला, बहुत खराब था। अमन एक शैतानी भरी आवाज़ में उसका नाम लिया। तनीषा। वो हंस पड़ी, लेकिन मुझे मंजूर है। कुछ महीनों बाद पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और इस बार तनीषा दुल्हन बनी थी। लेकिन पहले की तरह उसके दिल में किसी का डर नहीं था। उसकी आंखें आंसू ज़रूर थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। शादी के बाद जब सबने दोनों को बधाई दी तो कबीर धीरे से बोला, सर, आखिर आफत को हमेशा के लिए घर में रखने का लाइसेंस मिल ही गया।
उसकी बात से पूरे हाल में हंसी गूंज उठी। तनीषा दुल्हन बनी आज पूरे हक से अमन के कमरे में बैठी थी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर जो कुछ घंटों पहले तक मेहमानों की हंसी और शादी की रौनक से जगमगा रहा था, अब शांत हो चुका था। अपने कमरे में दुल्हन बनी तनीषा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आज वो फिर से दुल्हन बनी थी, लेकिन आज उसका दिल पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। आज उसके अंदर खुशी थी। उसकी आंखों में हल्की शर्म, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस दिन की तरह नहीं। और दिल में एक अजीब सी शांति, क्योंकि इस बार वो किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी खुशी से दुल्हन बनी थी। धीरे से उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की रोशनी थी। मेहंदी और फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर तनीषा दुल्हन बनी घूंघट डाले बैठी थी। उसको आता देख वो फ़ौरन बोल पड़ी, आज मैं इस कमरे से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऑब्वियसली ये मेरा कमरा हो गया है और अब आप इस कमरे से भी मुझे नहीं निकाल सकते। बात सुनकर अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। तनीषा उसे देख मुस्कुरा दी थी। धीरे धीरे वो आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत कुछ थी। उसमें अपनापन था, उसमें यादें थी और उन तमाम मुश्किलों की गवाही थी जिन्हें पार करके दोनों इस मुकाम तक पहुँचे थे। अमन ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। तनीषा दुल्हन के रूप में सजी सवरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों की लाली, आंखों का काजल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। चेहरे पे हमेशा की तरह मासूम सी मुस्कान। अपने सामने अमन को इतना करीब देखकर एक पल के लिए वो सिमट सी गई थी। ये बोला, तनीषा, हमारी ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। पिछले दिनों में जो भी बुरी यादें थी, मैं चाहता हूँ वो तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से तुमको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही दुख का सामना करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में खुशियों से भर दूँगा। उसकी बात सुनकर तनीषा की आंखें नम सी हो गईं। उसने धीरे से बोला, पता है अमन, बचपन से मैं सोचती थी कि मेरी शादी होगी तो मैं बहुत रोऊंगी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब क्यों नहीं रो रही? वो उसकी तरफ देखने लगी। आंखों की हल्की नमी और चेहरे पर एक राहत वाली मुस्कान लेकर बोली, क्योंकि पहली मुझे डर नहीं लग रहा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जा ही नहीं रही, बल्कि घर आ गई हूँ। की आवाज़ भर आ गई। और पता है, वो मुस्कुराई, अगर मम्मी पापा आज होते ना तो आपको देखकर बहुत खुश होते। अमन की आंखों में भी हल्की नमी उतर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर वो आज होते तो शायद मैं भी उनको शुक्रिया कहता। उन्होंने इतनी प्यारी, इतनी ज़िद्दी और इतनी शरारती बेटी मुझे सौंपी है। तनीषा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आपको पता है, वो हल्की हंसी के साथ बोली, मैंने उस दिन कार से टकराने का नाटक किया था। ये सुनकर अमन हंसते हुए बोला, मुझे पहले दिन से ही पता था। क्या? तनीषा हैरान रह गई। और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कि उस दिन मुझे क्या पता था कि ये ड्रामेबाज लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। तनीषा की पलकें शर्म से झुक गई और फिर अगले ही पल उसने मुस्कुरा कर कहा, एक बात बताऊं? आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आपको ये मुस्कान छुपाने की ज़रूरत नहीं। अमन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा जी, और तुम मुस्कुराते हुए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। तनीषा के होठों पर वही पुरानी मासूम मुस्कान लौट आई, वही मुस्कान जो कभी दर्द छुपाने के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज वो मुस्कान खुशी की थी, क्योंकि बरसों बाद उसने ना घर मिल गया था, कहाँ कोई उससे मतलब के लिए प्यार नहीं कर रहा था और ना ही उसकी दौलत के लिए। और अमन को अपनी सबसे प्यारी आफत, जिसे वो देखकर मुस्कुरा सकता था, बाहर चांदनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। और उस शांत रात में दो दिल जो कभी अजनबी थे, अब एक दूसरे का सुकून बन चुके थे। और शायद यही प्रेम की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। शादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। तनीषा आज भी शरारती थी और अमन आज भी खड़ूस। बस फ़र्क इतना था, अब तनीषा उसे खड़ूस महाराज कहती थी तो अमन गुस्सा नहीं करता था, बल्कि मुस्कुरा कर
जवाब देता था और तुम मेरी सबसे प्यारी आफत हो। और बरसों तक उस घर में हंसी, नोक-झोंक और प्यार की आवाज़ें गूंजती रहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी बेहद पसंद आई होगी। और इसी तरह की मज़ेदार और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।